हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं टोटल 9 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस टू क्यू आर केप्ट एट स्मॉल आर सेपरेशन, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप चार्जेस को नंबर दे दो 1 एंड 2, राइट। अब 1 चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, टुवर्ड्स द चार्ज E1। 2 वाला चार्ज जो है प्लस टू क्यू वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज 2Q E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको नंबर्स की तरह ऐड कर दो E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू क्या होगा, KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू और मिड पॉइंट के बीच में R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो E2 है वो क्या हो जाएगा, K2Q डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो चार्ज को विदाउट साइन पुट करना है। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, KQ तो कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा ये बन जाएगा ऊपर 4 और नीचे R², और ये बन जाएगा ऊपर 2 × 4 और नीचे R²। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 KQ डिवाइड बाई R²। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मिड पॉइंट पे। डायरेक्शन क्या आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो नेट भी क्या होगा, इन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में ही होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है, ई नेट। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसका ए पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और ये दो चार्जेस रखे हुए हैं 1 एंड 2। तो देखो 1 वाला चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ हो जाएगा E1। और 2 वाला चार्ज जो है पॉजिटिव है प्लस 2Q, तो इस प्लस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज E2, राइट। और ये एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 और ये एंगल क्या हो जाएगा 120। ना आपको पता है कि E1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, K चार्ज का मैग्नीट्यूड Q डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज E²। दूसरा E2 उसको लिख सकता हूँ K चार्ज का मैग्नीट्यूड इज 2Q डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज A²। तो इसको मैं अगर E बोल देता हूँ KQ/A² को, तो ये क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा। अब मुझे E1 और E2 का नेट फाइंड करना है, तो नेट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, √(A² + B² + 2AB cos θ। तो ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, √(E² + 2E का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E × 2E × cos 120 डिग्री। एंगल कितना है दोनों वेक्टर में, 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री का वैल्यू आपको पता है -1/2, E² + 4E² + 4E² × -1/2। सॉल्व कर लो यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा √3E², रूट में तो ये बन गया √3E, और E का वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज E, KQ डिवाइड बाई स्मॉल E²। ये आपका ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, जो और सेंटर है स्क्वायर का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो कि ये इसको चार्जेस को अगेन नंबर दे दो 1 2 3 4। तो O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो चारों चार्जेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दो, और उसका उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो, ठीक है। 1 वाला चार्ज जो है नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज 1। और सारे चार्जेस जो है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और O पॉइंट से उनका डिस्टेंस भी क्या है, सेम, तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम O पॉइंट पे। 2 वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरफ। 3 वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ 3। और 4th वाला चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे फ्रॉम 4th चार्ज E। अब ये दोनों E तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, और जो ये दोनों E है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O क्या आ जाएगा, E + E विच इज़ 2E
2e। और e क्या है, e जो है के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस। देखो इस चार्ज का ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, हाफ ऑफ डायगोनल के इक्वल है। डायगोनल टोटल कितना होता है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड का लेंथ विच इज़ एल। तो ये हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, √2 इंटू एल डिवाइड बाई 2 विच इज़ एल बाई √2। ठीक है, तो यहाँ से एल बाई √2 का एल बाई डिस्टेंस क्या है, एल बाई √2, तो उसका होल स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करो इसको, ये ऊपर चला जाएगा √2, तो ये क्या बन जाएगा 4KQ डिवाइड बाई एल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट्स A एंड B एट राइट एंगल in a right angle triangle, ठीक है। The resultant electric field at O is perpendicular to hypotenuse. Then we need to find out ratio of Q1 by Q2. तो देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये जो Q1 चार्ज है उसकी वजह से इस O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज E1। और जो Q2 चार्ज है उसकी वजह से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज Q2 E2, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो आप पैरेललोग्राम बना लो और जो डायगोनल होगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, ई नेट। ऐसे अब आपको पता है कि ये E2 है तो इसके अपोजिट वाला E2 होगा, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती है। ये E1 है तो ये भी क्या होना चाहिए, E1। एंड इस ई नेट की डायरेक्शन को अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे ऐसे, तो यहाँ से ये एंगल कितना बनाना चाहिए, यहाँ से एंगल बनाना चाहिए 90 डिग्री। अब इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये एंगल थीटा बन जाएगा, तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी थीटा। अब आपके पास देखो ये वाला ट्राइंगल जो बन गया ना, ये इस ट्राइंगल को देखो आप, ये इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या है, इस ट्राइंगल थीटा है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस E1 बाई E2, ठीक है, E1 बाई E2 टेन थीटा। E1 बाई E2, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें टेन थीटा देखो क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब ये ABO की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। तो इसमें थीटा यहाँ पर है, तो अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो x2 बाई x1, टेन थीटा हो जाएगा x2 बाई x1। सॉल्व करते जाओ बेटा। यहाँ से E1 क्या है, जो Q1 है उसकी वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आएगा ये कि Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज x1। डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा k Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है x2 का स्क्वायर, इक्वल टू किसके होगा x2 बाई x1। सॉल्व करो, यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा Q1 इंटू x2 का होल स्क्वायर अपॉन Q2 इंटू x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 बाई x1। एक x2 से एक x2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Q1 बाई Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 बाई Q2 इज x1 बाई x2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन में आपको Q1 बाई Q2 का रेशियो पूछा था, तो वो x1 बाई x2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो भी जेई मेंस का ही है 2023 का। देखो क्या है एग्जाम्पल, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। एट व्हाट लोकेशन ऑन एक्स एक्सिस शुड ए पॉइंट चार्ज ऑफ +40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक ऐसी जगह रखना है +40 माइक्रोकूलम को कि प्लस जो x इक्वल टू +2 सेंटीमीटर है वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। अगर बेटा मैं इस तरफ रख देता हूँ इसको +40 कूलम को चार्ज को, +40 माइक्रोकूलम चार्ज को, तो क्या होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसी तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज E1 एंड E2 दोनों, E1 एंड E2 दोनों इस तरफ आएंगे, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब मुझे अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा इस 40 माइक्रोकूलम को। किस तरफ रखेंगे, देखो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ कि ये जो 40 माइक्रोकूलम चार्ज है उसको यहाँ नहीं रख के मैं यहाँ रख देता हूँ, इस तरफ, यहाँ पर +40 माइक्रोकूलम। अब क्या होगा, देखो इसको चार्ज नंबर 1 बोलते हैं, इसको चार्ज नंबर 2।
तो 1 वाला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इस 2 पे x इक्वल टू 2 पे अवे फ्रॉम द चार्ज 1 E1, और 2 वाले चार्ज की वजह से इसे x इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा अवे फ्रॉम द चार्ज E2, राइट। अब यहाँ पे नेट जीरो हो सकता है बिकॉज E1 E2 का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो जो x इक्वल टू 2 है वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। पहले वाले केस में ये पॉसिबल नहीं था, तो नेट जीरो होने के लिए E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। तो ऐसे सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा K पहला चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर। देखो मैंने जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में रखा है, कन्वर्ट नहीं किया मीटर में, तो मेरा जो आर आएगा वो भी क्या होगा, ये जो आर डिस्टेंस आएगा ना ये वाला, वो भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। K इंटू 40 माइक्रो कूलम, राइट, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज जो 40 माइक्रो कूलम है उसका x इक्वल टू 2 से डिस्टेंस इज स्मॉल आर एज्यूम किया है अपन ने। तो ऐसे K से K कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम, और यहाँ से ये 0 से 0, तो ये बच जाएगा 1/4 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो प्लस 40 माइक्रो कूलम है उसको x इक्वल टू 2 से 4 सेंटीमीटर राइट साइड रखना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे रखोगे उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 + 2 विच इज़ 6 सेंटीमीटर। तो आपको x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा अगर x कोऑर्डिनेट वाइज बात करो तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, a stream of positively charged particles having charge by mass ratio 2 × 10⁻11 and velocity 3 × 10⁻7 I cap is deflected by an electric field 1.8 J cap and unit है किलोवाट में, किलोवाट मतलब 10⁻3 watt per meter. The electric field exists in a region of no. Now next question देखो, question number 6. A stream of positively charged particles having charge by mass ratio 2 × 10⁻11 and velocity 3 × 10⁻7 I cap is deflected by an electric field 1.8 J cap kilovolt per meter. The electric field exists in a region of 10 centimeter along x direction. Due to the electric field, the deflection of charge particle in y direction is. और आंसर आपको mm में बताना है, डिफ्लेक्शन को mm में बताना है। तो देखो मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है प्लस जे कैप की तरफ, और वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का 3 × 10⁻7 आई कैप की तरफ। देखो जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ, तो एक्सेलरेशन भी आएगा वो ऊपर की तरफ ही आएगा, फोर्स डिवाइड बाई मास, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के लिए उसको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको मैं लिख लेता हूँ, टाइम टेकन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, टेकन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, t इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई वेलोसिटी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप 10⁻⁻, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर को, 10 × 10⁻⁻2 इंटू डिवाइड बाई 3 × 10⁻7। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/3 × 10⁻8, ये आ जाएगा सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। अब इस देखो इतने टाइम में क्या है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगेगा पार्टिकल के ऊपर। अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा तो इसकी वजह से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो आपको यही बताना है कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इतने टाइम में, राइट। ये जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, इसी को बताना है। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, वो कॉन्स्टेंट है, तो मैं s इक्वल टू ut + ½ at² वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को लिखता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विच इज 0 × t + ½ a। एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में, qe/m,
टी कितना है 1/3 इंटू 10⁻⁻8 स्क्वायर। तो y का वैल्यू रख दो हाफ q का वैल्यू कितना है, q/m का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11। e का वैल्यू है 1.8 किलो वोल्ट था तो किलो को लिख दो 1.8 इंटू 10⁻3 1/9 इंटू 10⁻16। सॉल्व करो तो आपको जो y का वैल्यू मिलेगा वो 2 इंटू 10⁻3 मीटर मिल जाएगा या फिर 2 mm। इस तरह से आपको ये पूछा कि y डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है वो mm में कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है बेटा, 4 पॉइंट चार्जेस -q प्लस q एंड -q आर प्लेस्ड ऑन y एक्सिस एट y equal to -2d, y equal to -d, y equal to +d and y equal to +2d respectively. The magnitude of electric field E at a point on x axis at x equal to capital D distance। ठीक है, देखो ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, कैपिटल डी इज वे ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो इसका मतलब या तो हो सकता है कि आपको स्मॉल डी को कैपिटल डी के कंपैरिजन में इग्नोर करना है या फिर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है आपको, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। आपको पता ही है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन 1 + x⁻n = 1 + nx। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का है 2019 का। देखो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। कैसा डायग्राम बनेगा, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। ये y एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन, ये x एक्सिस, और यहाँ पे बन गया मेरे पास -2d, और ये हो गया -d, यहाँ पे +d, और यहाँ पे +2d। चार्जेस कौन कौन से रखे हुए हैं यहाँ पर है -q, यहाँ पे +q, यहाँ पे भी +q, यहाँ पे -q, और जो d पॉइंट है वो यहाँ पर, मतलब जो d डिस्टेंस पे पॉइंट है उसको नाम दे देता हूँ मैं p, और वो p पॉइंट ओरिजिन से d डिस्टेंस पे लाई करता है x एक्सिस के ऊपर। अब देखो मुझे ये +q जो है ना, ये +q और +q की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेता हूँ। दोनों चार्ज का p से डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। तो ये +q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस p पॉइंट पे, किस डायरेक्शन में आएगा पहले ये फाइंड कर लेते हैं। चलो इस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E। और जो दूसरा वाला +q है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसी तरफ आ जाएगा, ऐसे इस तरह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये वाला E, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब नेक्स्ट ये वाले एंगल भी फिर थीटा हो जाएंगे। नेक्स्ट ये जो आपके -2q चार्ज है दोनों, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। तो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसा आ जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इस तरह से। और जो सेकेंड वाला -q चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ। मैग्नीट्यूड सेम ही आ जाएगा E1, और इफ़ ऐसे कि टोटल एंगल, ये वाला जो टोटल एंगल है, ये पूरा एंगल ये कितना है, θ1 है। ये पूरा एंगल जो है θ1 है, θ1 यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये पूरा एंगल θ1 है, और ये इधर से सिमेट्री से ये पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा फिर, θ1। अब इधर ध्यान दो, देखो आपको क्या करना है, ये जो फोर्सेस हैं इनको कंपोनेंट्स ले लेते हैं बेटा। कंपोनेंट्स कैसे लेंगे, देखो ये जो E है, ये वाला E, इन दोनों का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लेते हैं। तो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ E इंटू कॉस ऑफ थीटा, और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे तो ऊपर वाले का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा E साइन थीटा, नीचे वाले का आ जाएगा E साइन थीटा नीचे, राइट। तो ऐसे y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है E साइन थीटा वो तो कैंसिल हो जाएंगे और x वाले ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली जो E1 है, E1 इनका भी कंपोनेंट ले लो, इधर x कंपोनेंट आ जाएंगे, x कंपोनेंट E1 कॉस ऑफ θ1, दोनों के ऐड होके 2E1 कॉस ऑफ θ1, और y कंपोनेंट देखोगे तो इसका क्या बनेगा, E1 साइन ऑफ θ1, और इसका बन जाएगा दूसरे वाले का, इसका नीचे वाले का E1 साइन ऑफ θ1 इसका ना। दोनों जो y कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली x कंपोनेंट बचेंगे। अगर मुझे अब इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है P पे, तो मैं कैसे लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
पी पे। तो मेरे पास दो कंपोनेंट बचे हैं, 2e cos थीटा एंड 2e1 cos ऑफ थीटा 1। तो मुझे इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट करके नेट फाइंड कर लेता हूँ। तो पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा, 2e cos ऑफ थीटा माइनस 2e1 cos ऑफ थीटा 1। नाउ मैं एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ से जो E है उसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। E 2E क्या है, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये 90 डिग्री है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए उसके लिए E लिखने के लिए। तो मैं एक काम करूँगा कि ये डिस्टेंस मुझे पता है क्या है, ये डिस्टेंस स्मॉल d, राइट। तो ये जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, रूट ऑफ स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट ये वाला जो डिस्टेंस है, मुझे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए जब मैं E1 लिखूँगा तब। तो मैं क्या करूँगा कि ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला 2d, ये बेस पता है कैपिटल D, तो जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कैपिटल D, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉल d का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब E1 को E लिखूंगा तो क्या होगा, E के चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर की पावर 2, इस तरह से। और cos थीटा क्या होगा, ट्राइंगल को देख के आप cos थीटा बता सकते हो कि cos थीटा क्या होगा। ये वाला ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में, इस वाला ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा बेस विच इज कैपिटल D अपॉन हाइपोटेनस विच इज रूट ऑफ स्मॉल d स्क्वायर अपॉन कैपिटल स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। तो यहाँ से आप cos थीटा को लिख सकते हो, cos थीटा इज कैपिटल D रूट ऑफ स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। सिमिलरली E1 को लिखेंगे तो के क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डिस्टेंस की जगह 2d प्लस कैपिटल 2d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर आ जाएगा रूट में। और जो cos थीटा लिखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, कैपिटल D डिवाइड बाई रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉल d का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे P पॉइंट पे E निकालना है तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से 2k इंटू क्यू इंटू कैपिटल D को तो कॉमन ले लूँगा, और जो ये वाला टर्म है नीचे वाला उसमें पावर कितनी हो जाएगी, कैपिटल D स्क्वायर स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर रेस्ट टू पावर कितनी हो जाएगी 3/2, माइनस में यहाँ पे भी वही हो जाएगा, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ d का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर रेस्ट टू पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब मुझे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर है ना, उसको आप ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, EP इक्वल टू 2KQ इंटू कैपिटल D। लेकिन उससे पहले आप एक ये भी कर लो कि जो ये वाला टर्म है, ये वाला दोनों, इन दोनों टर्म्स में से कैपिटल D स्क्वायर को कॉमन ले लो। अगर आप कैपिटल D स्क्वायर को बेटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल D स्क्वायर जैसे ही बाहर आएगा ब्रैकेट के तो उसकी पावर कितनी बन जाएगी 3/2 बन जाएगी। तो 2 से 2 पावर कैंसिल होकर कितना बन जाएगा D क्यूब। तो जैसे ही कैपिटल D स्क्वायर रूट इस 3/2 पावर से बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा D का क्यूब। तो 1 अपॉन D का क्यूब इंटू 1 प्लस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन D का क्यूब इंटू 1 प्लस 2d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब जो d क्यूब है उसको आप कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर ले आओ, तो एक d ऊपर है तो नीचे कैंसिल होके, नीचे d क्यूब था तो कैंसिल होके कितना बन जाएगा d स्क्वायर। और ये जो है ये ब्रैकेट में जो टर्म्स है दोनों उसको आप ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो ये बनेगी 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 3/2 एंड माइनस 1 प्लस 2d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 3/2। ठीक है। अब बेटा आपको बाइनोमियल पता ही है, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन 1 प्लस x रेज़ टू पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस n इंटू x। तो पावर बेसिकली आगे आ जाएगी। ठीक है। तो E एट P पॉइंट विल बी इक्वल टू KQ डिवाइड बाई कैपिटल D स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2 स्मॉल d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर माइनस 1 माइनस, देखो यहाँ पे -1 बनेगा और ये -3/2 आगे आएगा तो 3/2 का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू 4d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया और LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 2d स्क्वायर LCM आ जाएगा 12 माइनस 3 विच इज़ 9। तो KQ
9kq डिवाइड बाई डी रेज टू पावर 4 और इंटू स्मॉल डी स्क्वायर, ये ई पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/d रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। कैपिटल डी की पावर 4 के 1/कैपिटल डी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, या फिर कैपिटल डी की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास दे रखा है 10⁻³ kg, चार्ज है 1 कूलम, इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब पार्टिकल कम्स अंडर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E0 sin ओमेगा टी, ओके। E0 का वैल्यू 1 दे रखा, ओमेगा 10⁻³ है। कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। देन द मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड अटेंड बाय द पार्टिकल एट सब्सिक्वेंट टाइम्स। देखो, एक पार्टिकल था, रेस्ट पे था, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिकॉज उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। तो फोर्स लगने से क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आएगी, और आपको उस वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखो, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई हो जाएगा, जिसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, QE डिवाइड बाई m, राइट। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, A को लिख देता हूँ dV/dt, क्यों, क्योंकि मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो अब E को भी आप पुट कर दो चाहे तो। E का वैल्यू क्या था, E का वैल्यू है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई m। तो एक काम करते हैं, यहाँ से dt को t वाली सारी t वाली टर्म dt की तरफ ले जाओ और v वाली टर्म dv की तरफ। तो ये q E0 डिवाइड बाई m इंटू साइन ओमेगा टी dt, ये बन जाएगा। अब दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट कर दो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, 0, और टाइम किसी वेरिएबल टाइम t पे वेलोसिटी मान लेते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी v। तो ये क्या बन जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू v, राइट। और ये q E0 डिवाइड बाई m इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/ओमेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t, राइट। और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t। नाउ लिमिट्स लगा दो, v माइनस 0 इक्वल टू Q E0 डिवाइड बाई m ओमेगा, और इंटू में आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। अब पुट कर दो आप वैल्यूज कॉस 0 की, तो v का एक्सप्रेशन आ जाएगा Q E0 डिवाइड बाई m इंटू ओमेगा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t। अब देखो, इस एक्सप्रेशन को देख के आप बता सकते हो कि v का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब कॉस ओमेगा टी क्या हो, -1 हो। तो यहाँ से v मैक्सिमम में लिख सकता हूँ Q E0 डिवाइड बाई m इंटू ओमेगा इंटू -1 -1 विच इज़ 2Q E0 डिवाइड बाई m ओमेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है Q की, E0 की, वो सब पुट कर दो, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, Q इज़ 1, E0 इज़ 1 डिवाइड बाई m कितना 10⁻³ और ओमेगा 10⁻³ 10⁻³ एंड 10⁻+3। तो यहाँ से v मैक्स कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो गया। पूछा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है और पेपर 2 में आया था ये। A tiny spherical oil drop carrying a charge Q is balanced in air with a vertical uniform electric field of 81/7 pi into 10⁵. When the electric field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10⁻³ given g equal to 9.8, viscosity 1.8 into 10⁻⁵, the density of oil is 900 kg per meter cube, the magnitude of q is, चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है ड्रॉप के ऊपर। तो आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो और देखो, डायग्राम बनाओ। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से उसको E मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसका वैल्यू आपको गिवन है। तो चार्ज के ऊपर जो है फोर्स लगेगा Q इंटू ऊपर की तरफ,
और नीचे फोर्स लगेगा m इंटू जी। तो एयर में चार्ज इक्विलिब्रियम में है इस केस में, तो आप बोलोगे कि क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, m इंटू जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप स्विच ऑफ करोगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगा, तब ये ऑयल ड्रॉप जो है नीचे मूव करना स्टार्ट करती है और इवेंचुअली टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेती है, जिसका वैल्यू है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा अपन। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 2/9 r² डिवाइड बाई ईटा इंटू रो, ऑयल ड्रॉप का जो रो है वो, माइनस जिस मीडियम में ऑयल ड्रॉप ट्रैवल करी उसका रो विच इज़ एयर इंटू जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ आपको पता है कि ऑयल ड्रॉप के कंपैरिजन में जो एयर का डेंसिटी है वो तो नेग्लिजिबल है, तो उसको आप इग्नोर कर दो। तो यहाँ से जो v बनेगा वो कितना आ जाएगा, 2r² डिवाइड बाई 9 इंटू ईटा इंटू रो ऑयल को मैं सिर्फ रो ही लिख देता हूँ, शॉर्ट में रो ऑयल को सिर्फ रो लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू जी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से लिखोगे तो ये बन गया फॉर्म। अब आप एक काम कर सकते हो कि जो r है उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। r का वैल्यू क्या होगा बेटा, 9 टाइम्स v इंटू ईटा डिवाइड बाई 2 रो इंटू जी रेज टू पावर हाफ। ये रेडियस आ गई, ऑयल ड्रॉप का रेडियस मिल गया टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसका यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें था कि Q इंटू ई इक्वल टू एम जी है, राइट। और मैं जो m है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास, इसको लिख सकता हूँ मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप। डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप इज 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी। अब यहाँ से जो Q है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रो बाई ई इंटू जी, रो बाई ई इंटू जी इंटू 4/3 पाई, और जो रेडियस है वो अभी पीछे फाइंड किया था अपन ने रेडियस, तो वैल्यू पुट कर दो इसका। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 9v ईटा डिवाइड बाई 2 रो जी, 9v ईटा डिवाइड बाई 2 रो जी रेज टू, इसका क्यूब है तो ये 3/2 पावर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपको गिवन वैल्यूज है सब पुट कर दो, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू रो कितना है 900, G 9.8। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा था, 81 पाई डिवाइड बाई 7, 81 पाई डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻⁵ 10⁻⁵ इंटू 4/3 पाई इंटू 9, वेलोसिटी कितना दे रखा था, टर्मिनल वेलोसिटी 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ इंटू ईटा, विस्कोसिटी 1.8 × 10⁻⁵ 1.8 × 10⁻⁵। डिवीजन में आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स रो इंटू जी, 2 टाइम्स रो इज 900 इंटू जी कितना है 9.8 रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप जब इसको सॉल्व करोगे Q को तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा Q का।